औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 22, सेकेंड ईयर कोर्स, सेकेंड चैप्टर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसमें जरूरी पॉइंट आपके पास ये है, इसका जो प्रैक्टिकल नेम है, the practical or laboratory name, the practical or laboratory name is slide wire bridge। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी नाम जो है वो स्लाइड वायर ब्रिज है। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक से। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज यूज्ड टू मेजर unknown resistance. This is used to measure unknown resistors. ठीक है, in Wheatstone bridge, in this circuit, ये आपके पास एक complex circuit है। ठीक है, two fixed known resistors इसमें इस्तेमाल होते हैं। two fixed known resistors, one variable known resistor, one आपके पास unknown resistor होता है। ठीक है, और sensitive galvanometer इसमें यूज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में दो आपके पास फिक्स नोन रेजिस्टर्स यूज होते हैं। वन वेरिएबल नोन रेजिस्टर होता है, वन अननोन रेजिस्टर होता है, और एक आपके पास सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होता है। ठीक है, सो ये इसमें जरूरी पॉइंट है। द प्रैक्टिकल नेम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और द लेबोरेटरी नेम इज स्लाइड वायर ब्रिज। दिस सर्किट इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। इन दिस सर्किट, टू फिक्स नोन रेजिस्टर्स यूज, वन वेरिएबल नोन रेजिस्टर यूज, one unknown resistor, and sensitive galvanometer is used. Sensitive galvanometer means which can measure a small current, जो कि small current को measure कर सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, that is a null point or बैलेंस पॉइंट। ठीक है, नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, नल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब आपके पास क्या होता है? व्हेन द गैल्वानोमीटर गिव्स अस जीरो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब आपके पास क्या होता है? व्हेन गैल्वानोमीटर gives us zero deflection, जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं नल कंडीशन या नल पॉइंट या बैलेंसिंग कंडीशन, या इसको हम बैलेंसिंग पॉइंट कहते हैं। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एमसीक्यूज में द प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी नेम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज डैश। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इज यूज्ड टू मेजर डैश। ठीक है, इन व्हीटस्टोन ब्रिज टू फिक्स्ड डैश रेजिस्टर यूज, दो नॉन रेजिस्टर्स यूज, वन वेरिएबल डैश रेजिस्टर यूज, वन वेरिएबल नॉन रेजिस्टर इज यूज्ड। ठीक है, और इसमें आपके पास सेंसिटिव गैल्वानोमीटर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, तो नल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, और बैलेंसिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है? व्हेन गैल्वानोमीटर गिव्स अस जीरो डिफ्लेक्शन, जब गैल्वानोमीटर आपके पास जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, तो फिर इसको हम कहते हैं नल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट। ये आपके पास R1, ये आपके पास R2। यहां पर हम एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर को बना लेते हैं। ये हम सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इसके साथ बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं
दिस इज R3, इसको मैं लिख लेता हूं दिस इज R4 एंड लेट सपोज ये R1 और R1 आपके पास जो है इसको मैं लिख लेता हूं दिस इज ए वेरिएबल रेजिस्टर। ये जहां पर भी आप लोग देखिए ये सिंबल, इसका मतलब आपके पास होता है द रेजिस्टर इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, इसको वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास सर्किट है। अब यहां पर अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर जाऊं, प्लस माइनस Vs, R1 ये R2 वेरिएबल रेजिस्टर, R3 दिस इज R4। लेट सपोज ये R4 इसके साथ ब्रैकेट में मैं X लिख लेता हूं, और X का मतलब ये होता है कि R4 आपके पास है दिस इज अननोन, R4 रेजिस्टर आपके पास जो है दिस इज अननोन। तो ये आपके पास सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके पास सर्किट रिप्रेजेंटेशन है। एक बात हमेशा के लिए याद रखें, ठीक है, कि अगर सर्किट में किसी दो पॉइंट के, ये याद रखें, अगर मैं लिख लो दिस इज अ रेजिस्टर, यहां पर आपके पास ए पॉइंट है एंड दिस इज बी पॉइंट। ए पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास VA और बी पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास क्या था, VB था। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखें, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ VA इज इक्वल टू VB, अगर A और B पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास सेम हो, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जीरो होगा तो करंट विल बी जीरो। इसका मतलब यह है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी रेजिस्टर अगर किसी दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड हो और उन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल आपके पास सेम हो या कांस्टेंट हो, पोटेंशियल आपके पास सेम हो या कांस्टेंट हो, ठीक है, तो फिर उस डिवाइस से कोई करंट पास नहीं होगा। यह बात याद रखिए, किसी दो पॉइंट्स के दरमियान करंट तब पास होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो वहां पर उन दो पॉइंट्स पे। अगर पोटेंशियल सेम हो तो फिर उस रेजिस्टर से या उस डिवाइस से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो एग्जैक्टली ये बात यहां पर हम अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको ए पॉइंट लिख लेता हूं, इसको मैं बी पॉइंट लिख लेता हूं, इसको मैं सी पॉइंट लिख लेता हूं, इसको मैं डी पॉइंट लिख लेता हूं, ठीक है, तो आप इस गैल्वानोमीटर को देखें, ये बी और डी पॉइंट के दरमियान कनेक्टेड है। ठीक है, आप इस गैल्वानोमीटर को देखें, ये बी और डी पॉइंट के दरमियान कनेक्टेड है। तो देखिए, आपके पास पूरा प्रूफ इन टेस्ट लेक्चर्स में पूरा प्रूफ हम नहीं करते हैं, आप सिर्फ कंसेप्ट ही सीख जाए। ठीक है, याद रखें, यहां पर जो ही आप सर्किट क्लोज कर जाते हैं तो गैल्वानोमीटर आपको डिफ्लेक्शन देगा। गैल्वानोमीटर आपको क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। फिर हम इस वेरिएबल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तब तक जब तक गैल्वानोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन ना दे। ठीक है, और जब गैल्वानोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब यह होगा कि IG will be equal to zero. The current through the galvanometer will be zero. जब गैल्वानोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब यह होगा कि गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा। अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूं, दिस इज I, तो कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट यहां से जाएगा, I2, ये भी आपके पास I1, ये आपके पास I2। ठीक है, तो देखिए, अगर यहां से करंट जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को हम चेंज कर रहे हैं तब तक जब तक गैल्वानोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो ना करे। जब गैल्वानोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो कर जाता है तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास सेम बन जाता है। बी और डी पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास जो है वो सेम बन जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गैल्वानोमीटर से जब करंट जीरो बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि गैल्वानोमीटर जिन दो पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है उन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल आपके पास क्या हो गया, सेम हो गया। और जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो करंट गैल्वानोमीटर से क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गैल्वानोमीटर से करंट जीरो है। ठीक है, तो ये I1 करंट इस तरह जाएगा, ये I1 करंट इस तरह जाएगा और ये I2 करंट इस तरह जाएगा।
तो देखिए आप सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ये पढ़ चुके हैं कि जिन रेजिस्टर से करंट सेम पास होगा तो वो दोनों रेजिस्टर्स आपके पास क्या होंगे, वो सीरीज में होंगे। तो अब अगर R1 और R3 से आप देखें तो I1 करंट पास हो रहा है, इसका मतलब है दीज बोथ आर इन सीरीज। और अगर R2 और R4 से देखें तो सेम करंट पास हो रहे हैं I2, इसका मतलब है R2 और R4 सीरीज में। लेकिन R1 और R3 की कॉम्बिनेशन R2 और R4 की कॉम्बिनेशन से सेम करंट पास नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यह है कि ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है एक दूसरे के साथ। ठीक है, R1 और R3 सीरीज में है, R2 और R4 सीरीज में है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि I1 और I2 करंट सेम पास नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें, जब ये गौर से सुने, मैं स्लो हो जाता हूं, जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन आ जाता है, मींस जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर जाता है, जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि गैल्वानोमीटर से करंट जीरो पास हो रहा है। अब इसमें एक एमसीक्यू कंसेप्ट है और वो एमसीक्यू कंसेप्ट क्या है, गौर से सुने। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है और गैल्वानोमीटर से जीरो करंट पास हो रहा है, बैलेंस है तो गैल्वानोमीटर से जीरो करंट पास होगा, तो अगर आप गैल्वानोमीटर को हटाए और कोई भी रेजिस्टर लगा लें तो सर्किट में ना तो करंट में कोई चेंज आएगा और ना सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई चेंज आएगा। मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो मैंने बताया गैल्वानोमीटर से करंट क्या पास होता है, जीरो पास होता है। सर्किट में करंट होता है लेकिन गैल्वानोमीटर से जीरो पास होता है। और गैल्वानोमीटर से करंट क्यों जीरो पास होता है, तो मैंने आपको बताया कि गैल्वानोमीटर जिन दो पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है उन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, तो करंट जीरो पास होगा उससे। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो, गैल्वानोमीटर से जीरो करंट पास होगा। तो जब आप गैल्वानोमीटर से जीरो करंट पास होगा, हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस या द नल पॉइंट कंडीशन ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फिर आप गैल्वानोमीटर को हटाकर कोई भी हाई रेजिस्टेंस लगा ले, ना तो सर्किट के रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा और ना सर्किट में करंट पे फर्क पड़ेगा। दिस इज एमसीक्यू कंसेप्ट। ठीक है, ये एक एमसीक्यू कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आप जहन में बैठा दें। ठीक है, मैं इस तरह कह सकता हूं कि लेट्स सपोज द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, where the total resistance of the circuit was R. If we remove galvanometer and attach R resistance, ठीक है, and connected R resistance with the place of galvanometer, then what will be the resistance of the Wheatstone bridge? तो R चेंज नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R हो, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस था, मैंने गैल्वानोमीटर को हटाया और R रेजिस्टेंस मैंने गैल्वानोमीटर की जगह लगा लिया, तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, वही होगा अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस था। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं था तो फिर रेजिस्टेंस चेंज होगा, और फिर रेजिस्टेंस हम किस तरह मालूम करेंगे वो मैं लास्ट में डिस्कस करवाऊंगा। अच्छा, एक बात ये याद रखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा। ठीक है, इसकी एक आसान तरीका है, व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज will be balance कब, if VB is equal to VD, B पॉइंट पे पोटेंशियल और D पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास क्या हो, सेम हो। मतलब जिन दो पॉइंट्स के दरमियान गैल्वानोमीटर अटैच है, अगर उस पे पोटेंशियल सेम हो तो ये आपको नल कंडीशन और बैलेंसिंग कंडीशन देगा। VB is equal to VD, सही है। अच्छा, एंड अगर गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो एक बात याद रखिए, मैंने क्या कहा आपको कि ये रेजिस्टर, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है और ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है।
तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर होगा। ठीक है, तो R1 डिवाइड बाय R3 दिस विल बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R4। अगर आप इसके साथ x लगा रहे ठीक है, नहीं लगा रहे तो तब भी ठीक है। जो दो रेजिस्टर से सेम करंट पास हो रहा है उसका रेशो R1 और R3 का रेशो और R2 और R4 का रेशो। अगर आप A से C की तरफ जा रहे हैं या आप C से A की तरफ आ रहे हैं, अगर आप A से C की तरफ जा रहे हैं तो R1 और R3 का रेशो R2 और R4 का रेशो के बराबर होगा। अगर आप C से A की तरफ आ रहे हैं तो R3 डिवाइड बाय R1 और C से A की तरफ R4 डिवाइड बाय R2, मतलब इसको उल्टा करें। ठीक है, तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो इन दो रेजिस्टर्स का रेशो और इन दो रेजिस्टर्स का रेशो बराबर होगा। अगर इन दो रेजिस्टर्स का रेशो और इन दो रेजिस्टर्स का रेशो बराबर ना हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज कभी भी बैलेंस नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कभी भी बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास R1 डिवाइड बाय 3। अगर मैं इस तरह कर लूं, ये आपके पास है RA, ये आपके पास है RB, ये आपके पास है RC, ये आपके पास है RD, तो ये कब बैलेंस होगा? वही डिस्कशन है। RA डिवाइड बाय RB इज इक्वल टू RC डिवाइड बाय RD, तब आपके पास ये सर्किट बैलेंस होगा, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये प्रिंसिपल फार्मूला है। दिस इज द प्रिंसिपल फार्मूला ऑफ दिस सर्किट। अगर आप ये तो जो मैंने रेजिस्टर्स बनाए थे उसके मुताबिक से प्रिंसिपल फार्मूला है। अगर आप रेजिस्टर्स की पोजीशन को चेंज करेंगे तो फिर आपके पास इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें इस किस्म के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू अगर मैं बना लूं, व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन बैलेंस, its principal equation is, वही ऊपर वाला मैं लिख लेता हूं, R1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R4। if we exchange position of R1 and R4, अगर हम R1 और R4 की पोजीशन को एक्सचेंज कर लें, देन प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, W.S.B व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी डैश। ए ऑप्शन मैं लिख लेता हूं, R1 और R4 की पोजीशन को अगर आप लोग चेंज करें, R4 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 R3। बी ऑप्शन, R1 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R4 R3। सी ऑप्शन आपके पास जो है R2 is equal to R4 R1 डिवाइड बाय R3, और डी ऑप्शन चले मैं लिख लेता हूं none of these। डी ऑप्शन मैं लिख लेता हूं none of these। आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करें। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन बैलेंस, इट्स प्रिंसिपल इक्वेशन इज R1 डिवाइड बाय R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R4। इफ वी एक्सचेंज पोजीशन ऑफ R1 एंड R4, अगर आप R1 और R4 के पोजीशंस को चेंज कर जाए, अगर आप R1 और R4 की पोजीशन को चेंज कर जाए, देन प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी डैश। तो फिर आपके पास प्रिंसिपल इक्वेशन व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होगा? तो क्या होगा? आसान है, R1 को इसके बजाय ले आए, R4 को वहां पर ले आए, बस ये प्रिंसिपल इक्वेशन बन जाएगा। जो स्टेटमेंट आपको एमसीक्यू में बताया गया है, तो फार्मूले में रेजिस्टर्स की पोजीशन चेंज करें। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं R4 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय R3। ये आपके पास फिर प्रिंसिपल इक्वेशन होगा, या R4 डिवाइड बाय R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1। ये और ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है,
तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर आपको बताया जाए कि दिस इज द प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज और आप इन दो रेजिस्टर्स की पोजीशंस को चेंज कर जाए, तो फिर आपके पास प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? तो जस्ट उन रेजिस्टर्स के पोजीशंस को चेंज कर जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू है इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैं इस तरह भी आपसे जो है पूछ सकता हूं, अगर ये आपके पास रेजिस्टर्स है, ये लेट्स सपोज मैंने लिख लिया 100 ओहम, ये आपके पास 500 ओहम, मैं इसको R1 लिख लेता हूं, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं R2, ये आपके पास R2, ये मैंने लिख लिया, बल्कि इसको मैं R2 लिख लेता हूं, R2 इज इक्वल टू 500 ओहम, ठीक है। R3 में लिख लेता हूं, दिस इज 200 ओहम, ठीक है, और R4 में लिख लेता हूं 1000 ओहम। ये आपके पास R4 है, R5 है, सॉरी, दिस इज R5, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी लिख लेता हूं एमसीक्यू, सर्किट वाला एमसीक्यू है। ये आपके पास सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है, लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज का आपके पास सर्किट है। R1 इज इक्वल टू 100 ओहम, R2 इज इक्वल टू 500 ओहम, R3 आपके पास है दिस इज इक्वल टू 200 ओहम, R4 इज इक्वल टू 1000 ओहम, R5 आपके पास जो है ये 500 ओहम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फिगर, सर्किट इज डैश, एक क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यू नंबर फर्स्ट फ्रॉम फिगर, सर्किट इज डैश, ए ऑप्शन बैलेंस्ड, बी ऑप्शन नॉट बैलेंस्ड, सी ऑप्शन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, डी ऑप्शन आपके पास जो है नन ऑफ दीज, ठीक है, डी ऑप्शन आपके पास जो है नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपके पास पहला क्वेश्चन बन गया है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं, व्हाट विल बी टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, ठीक है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपके पास जो है वो क्या होगा, ठीक है। ये आपके पास दूसरा एमसीक्यू जो है वो बन गया है, ठीक है। थर्ड नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन, थर्ड एमसीक्यू में आपसे ये पूछ सकता हूं, इफ वी रिमूव R4 500 ओहम रेजिस्टेंस, बल्कि R5 में लिख लूंगा, इफ वी रिमूव R5, या मैं वही लिख लूंगा 500 ओहम एंड कनेक्ट 1000 ओहम, एट R5 position, then current in circuit will be dash, A option increases, B option decreases, C option remains same, और D ऑप्शन आपके पास जो है none of these, D ऑप्शन आपके पास क्या है, none of these। ये तीन क्वेश्चंस हो गए, एक ही सर्किट है आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सर्किट को देख ले, सर्किट को देख ले कि सर्किट आपके पास बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। पहले तो आप ये देख लो, ठीक है। तो इसका आसान तरीका मैंने आपको पहले बता दिया व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि आप इन दो रेजिस्टर्स, ये दो रेजिस्टर्स और इन दो रेजिस्टर्स का रेशियो देखें।
अगर ये रेशो बराबर हो तो ये सर्किट बैलेंस होगा, और अगर इन दो रेजिस्टर्स और इन दो रेजिस्टर्स का रेशो बराबर ना हो तो फिर ये बैलेंस नहीं होगा। तो आप देखिए थोड़ा सा, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4। ये देखिए 100 डिवाइड बाय 500, ये 200 डिवाइड बाय 1000, तो ये दोनों आपको 1 डिवाइड बाय 5 देता है। ठीक है, इन दो रेजिस्टर्स का रेशो 1:5 और इन दो रेजिस्टर्स का रेशो 1:5, तो इक्वल है ना। तो अगर इक्वल है सो दिस सर्किट इज बैलेंस। और याद रखिए, अगर सर्किट बैलेंस हो तो दरमियान वाले रेजिस्टर का कोई रोल नहीं होता, सर्किट में इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इस तरह सर्किट बिहेव करे कि सिर्फ 100, 500, 200, 1000, मतलब ये 4 रेजिस्टर है और ये 5वां रेजिस्टर नहीं है। ठीक है, ये 5वां रेजिस्टर नहीं है। अगर आप इस 5वें रेजिस्टर को निकाल ले और इसके बजाय कोई भी रेजिस्टर लगा ले या निकाल ले तो सर्किट के रेजिस्टेंस और करंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सर्किट तो आपके पास क्या है, बैलेंस है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रिमेन्स सेम। जब व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर के जगह पर जो भी रेजिस्टर लगा हुआ है उसका सर्किट में कोई रोल ही नहीं होगा। अगर आप वो हटा ले या उसके बजाय कोई भी रेजिस्टेंस आप लगा ले तो सर्किट के रेजिस्टेंस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट के रेजिस्टेंस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बैलेंस ना हो तो फिर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर बैलेंस है तो फिर उसका इसका टोटल रेजिस्टेंस हम किस तरह मालूम करेंगे? तो देखिए, इसका टोटल रेजिस्टेंस में फार्मूला यहां पर लिख लेता हूं। टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला मैं यहां पर लिख लेता हूं। 1 डिवाइड बाय R3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाय R3 प्लस R4। देखिए, R1 और R2 दोनों सीरीज में है ना, तो मैंने इसको ऐड किया 1 प्लस R2। R3 और R4 सीरीज में है, मैंने इसको ऐड किया। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो इसलिए पूरा फार्मूला आप देखें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करें, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस है। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये आपके पास जरूरी पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पोटेंशियोमीटर आपके पास जो है, दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू measure EMF or potential accurately। पोटेंशियोमीटर आपके पास जो है एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप पोटेंशियल या ईएमएफ को मेजर करते हैं। तो उस डिवाइस को बेसिकली हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। नाम से ही जाहिर है, पोटेंशियल से निकला हुआ है। ठीक है, और याद रखें, measure potential, measure unknown potential by comparing with a source having known potential or EMF। ठीक है, by comparing with a source having known potential or EMF। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास क्या है? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आप लिख सकते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट और नल पॉइंट। बैलेंसिंग पॉइंट और नल पॉइंट का मतलब आपके पास क्या होता है? जब गैल्वेनोमीटर आपको 0 डिफ्लेक्शन शो करे, इसको हम बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट कहते हैं। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं,
E is directly proportional to L or V is directly proportional to L. Potential drop is directly proportional to L. ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। और प्रिंसिपल फार्मूला आपके पास जो है, ठीक है, प्रिंसिपल फार्मूला आपके पास जो है E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2, ठीक है। और इस तरह भी मैं लिख सकता हूं V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2। इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं। और अगर आप 2-3 स्टेप्स में इसका प्रूफ चाहते हैं तो मैं 2-3 स्टेप्स में इसका प्रूफ कर लेता हूं। किस तरह? आपको पता है ना, V इज इक्वल टू IR, यहां से मैं लिख सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अच्छा, आपको यह भी पता है ऑल्सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ वायर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ वायर। तो वी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिख सकता हूं by using these two equations, V is directly proportional to L, V1 divided by V2 is equal to L1 divided by L2। इसका प्रूफ, शॉर्टकट प्रूफ आपके पास हो गया, ठीक है। तरीका क्या है? आप जॉकी को मूव करते हैं जहां पर पोटेंशियोमीटर पे में जो वायर लगा होता है, ठीक है, वायर पे जो नल पॉइंट होता है उसका लेंथ मालूम करें, एक सोर्स के लिए भी और दूसरे सोर्स के लिए भी नल पॉइंट लेंथ मालूम करे वायर का, वो यहां पर पुट करें, ठीक है। एल आपके पास है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एल रिप्रेजेंट करते द नल पॉइंट लेंथ। एल रिप्रेजेंट नल पॉइंट लेंथ, ठीक है। अगर ये आपके पास पोटेंशियोमीटर है तो इसमें यहां पर वायर लगा होता है, ये वुडन बॉक्स होता है और वुडन बॉक्स पे एक वायर लगा होता है, ठीक है। ये वायर आपके पास जो होता है, दिस इज वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होता है, ठीक, और कांस्टेंट लेंथ होता है। ये वायर पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है। ये किस चीज का काम करता है? ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है। तो आप जॉकी को मूव करते हैं जहां पर नल पॉइंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप जॉकी को मूव करें, यहां पर नल पॉइंट आ जाए तो इसको आप लिख लेंगे दिस इज L1, ठीक है। इसमें बैटरी होता है, एक ऑपरेटिंग बैटरी होता है V, हाई पोटेंशियल वाला बैटरी होता है, ठीक है। मैं अगर यहां पर चले बना देता हूं, यहां पर प्लस माइनस, ये आपके पास हाई पोटेंशियल बैटरी। ये 4 लाइंस जब हम ड्रॉ करते हैं इसका मतलब होता है कि इस बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। और यहां पर हम 2 और सोर्सेज लगाते हैं, प्लस माइनस, ये आपके पास गैल्वानोमीटर, ये जॉकी, ठीक है। प्लस माइनस इसको आप E1 लिख ले, इसको आप E2 लिख ले, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। ये जो वायर इसमें लगा होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होता है और फिक्स लेंथ का होता है। और ये वायर किस चीज का काम करता है? पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है, ठीक है। इसके लेंथ मुख्तलिफ आप जो है रख सकते हैं, ठीक है। ये 2 सोर्सेज होते हैं, इसमें एक नोन होता है और एक अननोन होता है। ये ऑपरेटिंग बैटरी होता है। इस ऑपरेटिंग बैटरी का काम होता है इस वायर में कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करना। ऑपरेटिंग बैटरी का काम होता है इस वायर में कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करना, ठीक है। अच्छा, नल पॉइंट के लिए क्या होगा? नल पॉइंट के लिए when potential drop between 2 points, ठीक है, when potential drop between 2 points is equal to the EMF of source, when potential drop between 2 points is equal to the EMF of source, then जॉकी पॉइंट will be null point, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नल पॉइंट कहां पर होगा?
जो कि जिस पॉइंट को लोकेट करता है कि ये नल पॉइंट है, जो कि जिस पॉइंट को लोकेट करता है जो कि नल पॉइंट होता है। तो वो नल पॉइंट कब होगा? याद रखिए, अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है, अगर वो सोर्स के ईएमएफ के बराबर हो जाए, इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सोर्स, देन द जो की पॉइंट विल बी अ नल पॉइंट। अदरवाइज नल पॉइंट आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है डायग्राम में कुछ जरूरी बात। ये ऑपरेटिंग बैटरीज का काम होता है इस वायर में कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करना, वायर पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप ईएमएफ ऑफ सोर्स के बराबर हो जाए तो फिर जो की पॉइंट नल पॉइंट होगा। ठीक है, और याद रखिए ये लेंथ आपके पास फिर नल पॉइंट लेंथ कहलाएगा। अब देखिए, अगर दोनों की लेंथ आपने मालूम की है और एक सोर्स का ईएमएफ नोन है और एक अननोन है, पुट करे आप जो है अननोन ईएमएफ को मालूम कर सकते हैं। और याद रखिए पोटेंशियोमीटर आपके पास जो है, मैं इसके सामने लिख लेता हूं, पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर आपके पास है, दिस इज मोर एक्यूरेट देन द वोल्टमीटर। क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट विथड्रॉ करंट फ्रॉम सर्किट। ये सर्किट से करंट विथड्रॉ नहीं करता। हम वोल्टमीटर को पढ़ेंगे, वोल्टमीटर सर्किट से करंट को विथड्रॉ करता है। वोल्टमीटर में वो बात समझ आएगी, अभी आपको नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ याद रखें कि पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, और वोल्टमीटर की एक्यूरेसी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए यहां पर नहीं जाते। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर में जरूरी पॉइंट्स आपके पास हो गए। पोटेंशियोमीटर में दो तीन कंसेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और एमसीक्यूज पॉइंट्स है। ठीक है, क्या है? नंबर फर्स्ट, इफ ईएमएफ ऑफ अ सोर्स इज लेस देन वी, अगर ईएमएफ ऑफ अ सोर्स ऑपरेटिंग बैटरी के पोटेंशियल से कम हो, वी ऑपरेटिंग बैटरी का पोटेंशियल और ईएमएफ इन दोनों में, इन दोनों सोर्सेज में किसी सोर्स का ईएमएफ, और इन दोनों सोर्सेज में हम एक टाइम में एक को ऑन रखते हैं, दूसरे को ऑफ रखते हैं। अगर ई वी से कम हो, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ये जरूर नोट करें, नल पॉइंट विल लाई ऑन अ वायर। नल पॉइंट वायर पे लाई करेगा अगर ईएमएफ वी से कम हो। सेकंड, इफ ईएमएफ इज इक्वल टू वी, ठीक है, अगर ईएमएफ इस सोर्स में किसी सोर्स का ईएमएफ वो इसके पोटेंशियल के बराबर हो, तो फिर नल पॉइंट विल लाई एट नेगेटिव एंड ऑफ वायर। नेगेटिव एंड कौन सा होगा? जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो ये आपके पास नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव, तो ये नल पॉइंट होगा। दिस पॉइंट विल बी अ नल पॉइंट। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट का मतलब आपके पास ये होगा। थर्ड, इफ ई इज ग्रेटर देन वी, अगर इस सोर्सेज का ईएमएफ ऑपरेटिंग बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा हो, सो नल पॉइंट विल नॉट lie on wire. These three are important MCQs point. अगर सोर्स का EMF ऑपरेटिंग बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा हो तो फिर नल पॉइंट वायर पे लाई नहीं करेगा। These are the important points in a potentiometer. आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी सेकेंड ईयर के चैप्टर्स सारे जो है वो जल्दी जल्दी होते हैं। ये पहले दो चैप्टर्स ज्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोगों ने देखे, वो तकरीबन 14 लेक्चर उसने ले लिया और मेरे ख्याल में ये 5-6 लेक्चर में खत्म हो गया। तो बाकी सेकेंड ईयर चैप्टर्स भी इंशाल्लाह कम लेक्चर्स में जो है वो कवर होंगे। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का स्टार्ट पढ़ें। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, इंट्रोडक्शन वगैरह। ठीक है, आपके पास एम्पेयर्स लॉ वगैरह, ये सब कुछ एक नजर जरूर पड़े। मैं थर्ड चैप्टर को इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।